हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज है हमारा बेटा 12th चैप्टर और दिस इज योर पार्ट 13 हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है और इसके अंदर डील किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड डाटा जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Now, as the crucial link between growth, prosperity, the quantity and the quality दोनों ही of employment in an economy determines how economic growth sustainably populates the masses। कितनी ग्रोथ जो है वो लोगों तक पहुंचेगी ये किस पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी क्वालिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप अपने सिटीजंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। Now, with around 26% of the population in the age group of 10 to 14 years, डेमोग्राफी का बहुत अच्छा डेटा आपको मिल रहा है। 10 से 24 साल की उम्र में हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 26% है एंड इंडिया स्टैंड्स एट द कस्प ऑफ इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी इंडिया ही सिर्फ है जो कि इंजॉय कर रहा है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी कंट्री के लिए। और एज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन है हम ग्लोबली, इंडियाज इकोनॉमिक सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द इंटीग्रेटिंग इट्स ग्रोइंग वर्कफोर्स। तो कितनी हम वर्कफोर्स को जो है वो प्रोडक्टिविटी में डाल सकते हैं, मीनिंगफुल रोल्स दे सकते हैं, इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसी तरह से ही 2014 में अगर हम देखें इंडिया वाज रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन इस डिकेड के अंदर इंडिया ने सरपास किया यूके को टू रीच एट द 4th पोजीशन। और अभी जो हम एम कर रहे हैं बाय 2030 तक कि हम कम से कम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने आफ्टर यूएसए, चाइना। ये हमारा एम है। नाउ बाय 2030 she will have a growing working age population and healthy manufacturing sector, and the current young population with median age of around 28 years compared to the aging population of the developed countries is the key driver। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि हम थर्ड जो है वो नेशन बन जाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन एज है वो 28 इयर्स है ऑन एन एवरेज, जो और कोई भी कंट्री जो है इस टाइम पे एंजॉय नहीं कर रहा है। The declining dependency ratio marked by falling child dependency ratio, हमारे यहाँ पे child dependency ratio भी इस टाइम पे कम है, and following declining fertility rates has contributed to the demographic advantage। इसी वजह से हमें ये demographic advantage का फायदा मिल रहा है because हमारी growth rate भी थोड़ी सी कम हुई है and इसकी population growth rate, and this is further supported by relatively gradual increase in the elderly dependency ratio। लेकिन दिमाग में रखो एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो धीमे धीमे बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी कंट्री में जो है वो अच्छी है। सो द टोटल डिपेंडेंसी रेशियो हैज डिक्लाइंड फ्रॉम, लेकिन अगर हम बच्चों की और एल्डरली पॉपुलेशन को ऐड करके देखें तब भी हमारी डिपेंडेंसी रेशियो डिक्लाइन की है फ्रॉम 64.6% जो कि 2011 में थी टू 55.7% इन 2021 एंड इज प्रोजेक्टेड टू फॉल फर्दर टू 54.3% बाय 2026 and this is important data regarding your dependency ratio। The expanding working age population offers opportunity for economic growth provided these individuals are employed। अगर हम इनको प्रोडक्टिव सेक्टर्स में एम्प्लॉय करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत ग्रो कर पाए, राइट। अब इसके अंदर ये आपके दो चार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आईएमआर रेड कलर से शो हो रहा है, येलो लाइन है जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। 2000 आपका 11 से लेके डाटा 2020 तक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इंक्रीज हुई 2011 में 66.5 थी और अब ये 70 हो चुकी है। और आईएमआर हमारा डिक्लाइन हो रहा है, पहले ये 44 था और अब ये डिक्लाइन होके कितना हो गया है, 28 है। एंड देन इधर अगर हम देखें तो ये हमारी डिपेंडेंसी रेशियो को दिखा रहा है, राइट। सो दिस येलोइश कलर दैट इज द टोटल डिपेंडेंसी रेशियो एंड ये रेड कलर में आपको दिखा रहा है यंग, ठीक है, और ये डार्किश जो ब्राउन कलर है, ठीक है, दैट इज योर ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो इसके अंदर भी आप डाटा देखो हमारा जो है वो डिक्लाइनिंग ऑर्डर के अंदर ही चल रहा है। तो अगर हम टोटल डिपेंडेंसी रेशियो देखें तो पहले 64.6 थी, अब 54 है। इस तरह से ही अगर हम यंग के अंदर देखें तो पहले 50.8 थी, तो ये कम हुई है, 31 है। लेकिन एल्डरली लोगों की ऑब्वियसली डिपेंडेंसी रेशियो मतलब उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, अगर ये पहले 13.8 थी तो अब ये 23 हो गई है, राइट। देन सेकंड आपका जो ये चार्ट है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज
ग्रुप जो है एंड द टोटल पॉपुलेशन। तो वर्किंग एज ग्रुप को अगर हम देखें इन कंपैरिजन टू योर टोटल पॉपुलेशन, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन आपका पर्पलिश कलर के अंदर है, सो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी अगेन इंक्रीज हुई है, और टोटल पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी ही होगी, राइट, लेकिन इसके अंदर हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन भी दैट इज ऑन द राइज। 962.1 से अब कितना है 988.5 जो है वो अभी हमें ये इंडिकेट कर रहा है। दिस पॉपुलेशन इज इन मिलियन, राइट। Now, the economic survey 2023-24 highlights that जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी must generate on an average 78.5 lakh non-farm jobs annually until 2030। इतनी जॉब्स हमें क्रिएट करनी ही करनी है नॉन फार्म के अंदर, एंड ताकि हम अपनी जो है वो ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन को कंसीडर कर सके। और स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखिए तो इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड गुड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन रिसेंट इयर्स फॉलोइंग द नेशंस सस्टेनेबल इकोनॉमिक मोमेंटम। इसके अंदर डाटा क्या बोल रहा है कि 2023-24 में एनुअल पीरियोडिक हमारा लेबर फोर्स सर्वे, जिसको हम इन शॉर्ट PLFS बोल देते हैं, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट बाय कौन देता है, दैट इज NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाइलाइट्स अ सिग्निफिकेंट पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। जो हमारा कोविड था उससे हमें रिकवरी एक्चुअली उसके बाद हुई है इन द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, ठीक है, और ये ट्रेंड हमें दिखा है अक्रॉस इंडिया। The All India annual unemployment rate for individual aged 15 years and above has steadily declined from 6% जो कि 2017-18 में था to 3.4% in 2023-24. Very important data. And this recovery has been accompanied by an increase in the labor force participation increase हुई है, and even worker to population ratio भी जो है वो हमारी better हुई है। And in addition to your the quarterly urban unemployment rate for people aged 15 year and above has shown improvement। ये urban के अंदर भी ट्रेंड है। urban जो है वो आपका unemployment rate has dropped from 6.6%, ये जो आपका सेकेंड क्वार्टर है 2024 का, to 6.4 in your second quarter of your 2025। Now the proportion of self-employment workers in the workforce, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है जो कि फ्रॉम 52.2% थी 2017-18 में, और अब कितनी हो गई है 58.4%। तो दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी एंड अ प्रेफरेंस फॉर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, लोग अपने बिजनेस के अंदर जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं रादर देन इन योर गवर्नमेंट जॉब्स। तो इस डाटा को कैसे भी यूज कर सकते हो इन योर मेंस और प्री में, तो आपको पता ही है डाटाबेस क्वेश्चन एक दो आपको आने ही आने हैं, एंड इट कैन बी फ्रॉम दिस एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। नाउ व्हाइल द शेयर ऑफ वर्कर्स मेल फीमेल दोनों को लेके रेगुलर सैलरीड जॉब जो है सैलरीड जॉब डिक्रीज हुई है from 22.8% से अब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 21.7% ड्यूरिंग द सेम ईयर, एंड ये स्टेबलाइज हुआ है सिंस 2020-21 से विद एम्प्लॉयमेंट लेवल ईदर होल्डिंग स्टेडीली और शोइंग ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। द डिक्लाइन इन जो आपकी कैजुअल वर्कर्स है फ्रॉम 24.9% टू 19.8% हुआ, कैजुअल वर्कर्स का ट्रेंड कम है। ऑल्सो इंडिकेट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, इसलिए ज्यादा फॉर्मल इकोनॉमी में एंटर हो गए हैं और ज्यादा जो है किसके अंदर आए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर लोग जो है वो आना शुरू हुए हैं। And according to this survey, now data, the shift in the employment trends has been particularly impactful। खास करके women के ये ज्यादा impact नजर आया है। While the proportion of women in regular wage salaried employment decreased, more women engaged in your self employment or contribute to household enterprises, या तो छोटे लेवल पर ही अपना काम शुरू किया है, स्पेशली इन कहाँ पे रूरल एरियाज में, which is very important। Now, for instance, in rural India, women's participation in regular wage job fell from 10.5% 2017-18 से अब 7.8% रह गया है, and coinciding with an increase in the women working as own account workers, employers या फिर और helpers in the household enterprises। तो अपने कॉटेज लेवल पर ही, स्मॉल लेवल पर ही जो है वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी विमेन की इन रूरल एरियाज में इंक्रीज हुई है। In urban areas also, salaried employment for women decreased from 52.1% to 49.4%, and this was accompanied by a rise in entrepreneurial ventures and flexible work roles। Now, initiatives such as मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, ये सारे प्रोग्राम्स को आप डिटेल में करेंगे, और अदरवाइज ये सारा सीरीज कवर करने के बाद इवन आई give you good coverage of the government schemes। तो वहां पे मैं सारी स्कीम्स को आपको और डिटेल में अच्छे से करा दूंगी along with the current data। तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप इंडिया, दे हैव प्लेड एम्प्लॉयमेंट जो है pivotal role in fostering entrepreneurship, providing skill training, supporting individual in creating self reliance। तो ये सारे प्रोग्राम्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे बहुत फ्रूटफुल साबित हुए हैं, जिससे कि आपकी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी इंक्रीज हुई है।
अब आगे बात करते हैं रिगार्डिंग सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स। डिफरेंट सेक्टर्स में कितनी वर्कफोर्स की आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई है उसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24 एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है रिमेन्स डोमिनेंट इन एम्प्लॉयमेंट विद इट्स शेयर। एग्रीकल्चर में शेयर बढ़ा है, राइजिंग फ्रॉम 44.1% 2017 से लेके अब 46.1% जो है वो लोग एग्रीकल्चर में है। शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर सॉ डिक्लाइन, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, विद मैन्युफैक्चरिंग फॉलिंग फ्रॉम 12.1% टू 11.4% रह गया है और सर्विसेज 31 से लेके अब 29.7% रह गया है। The share of female workers अगर हम देखें एग्रीकल्चर में has increased significantly from 57% 17-18 से अब 64.4% है, whereas male participation डिक्रीज हुई है, फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है एग्रीकल्चर के अंदर। मेल कितनी डिक्रीज हुई है, 40 से लेकर 36.3% हो गया है। नाउ ग्रेटर मेल इन्वॉल्वमेंट इन सेक्टर्स लाइक, इसका मतलब जो मेल पॉपुलेशन है वो ज्यादा कहां पे गई है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज इज ऑब्जर्व्ड। और इसमें स्पेसिफिकली हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर फीमेल एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट रोज फ्रॉम 73.2% से 76.9%, while male participation decreased from 55 to 49.4, reflecting a shift towards non-agricultural sector। तो मेल जो है वो ज्यादा आपके नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जा रहे हैं। एंड इन अर्बन एरियाज वुमेन प्रेडोमिनेटली वर्क in other services, though this share declined slightly from 44.4 to 40%। इसका मतलब कि सेल्फ जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा विमेन जो है वो जा रही हैं। Significantly, employment of female is also observed in manufacturing, trade, agriculture. Paid workers in urban areas are seen to be primarily employed in manufacturing, construction and trade-related services। तो ज्यादा मेल तो वैसे जा ही रहे हैं in non-agricultural sectors। राइजिंग फीमेल की अगर हम बात करें इनकी लेबर पार्टिसिपेशन रेट की, तो टैपिंग इनटू फीमेल लेबर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज बीन राइजिंग फॉर 7 इयर्स फ्रॉम 23.3% से लेके 41.7%। तो फीमेल्स की लेबर पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है एंड देन खास करके इन रूरल एरियाज के अंदर। एंड द नोटेबल राइज जो है वो दैट इज प्राइमरली द ड्राइवर ऑफ अ ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द लेबर मार्केट इंडिकेटर्स। सो इसी वजह से लेबर मार्केट इंडिकेटर्स हमें बेटर जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट शो कर रही हैं। और थोड़ा सा डाटा है कुछ स्कीम्स को लेके, लाइक स्किल डेवलपमेंट को लेके अगर हम देखें तो 21,600 वुमेन ट्रेन हुई है क्वायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उनको फ्री में जो है वो एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग दी गई। देन जेड सर्टिफिकेशन दी है, 100% सब्सिडी सर्टिफिकेशन है MSME वुमेन के लिए। एसेस टू क्रेडिट को अगर देखें तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रिसीव 90% जो है उनकी गारंटीज एंड अदर रिड्यूस्ड फी अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम में। 97.68 लाख जो है वो गारंटी ऑलरेडी अप्रूव हुई है, जिसके अंदर की 22% जो है वो वुमेन ही थी। देन संकल्प को लेके है आपका 32,262 वुमेन, दैट इज 66.7% ऑफ बेनिफिशियरीज जो है ट्रेन इन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। 2021 से लेके 2024 तक कितनी जो है वुमेन ने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ट्रेनिंग ली है। इसके लिए स्पेशली आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, जिसके अंदर स्टार्टअप सपोर्ट जो दी जाती है 10% ऑफ फंड की है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था टू एग्रीगेट एंड शोकेस पॉलिसीज। इसके अंदर फिर NSA अवार्ड दिए जाते हैं टू वुमेन लेड स्टार्टअप्स को। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, जिसके अंदर PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम है, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को दिए जाते हैं 40,000 एज अ सीड कैपिटल। 50% जो है वो ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट देती है। देन स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आदिवासी महिला जो है आपका सशक्तिकरण योजना चल रही है, जिसके अंदर की लोन दिया जाता है 2 लाख का एट 4% इंटरेस्ट टू स्पेसिफिकली योर शेड्यूल्ड ट्राइब विमेन। इसी तरह से ही फिर अगर हम बात करें तो नाउ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स इनोवेटिव सॉल्यूशन अलोंगसाइड गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, फोकसिंग उनको ज्यादा क्रेडिट असेस हो, स्किल ट्रेनिंग हो और फॉर्मलाइजेशन हो। इसी तरह से ही इंस्टीट्यूट्स लाइक ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम इन शॉर्ट addresses system barriers supporting women led MSMEs with access to market credit growth opportunities। इस सबको आपका डील करता है गेम ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ वेज इन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, अगर हम अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की एंटरप्राइज की बात करें तो इसके लिए एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड जो है सेक्टर एंटरप्राइजेस ASUs बोलते हैं इसको, रिजल्ट फॉर 2023-24 द एवरेज इन्वॉल्वमेंट पर हायर्ड वर्कर
जो है वो बढ़ी है बाय 13%, जैसे कि 23-24 में इन कंपेयर टू योर 22-23, एंड विद द एवरेज एम्प्लॉयमेंट पर हायर्ड वर्कर राइजिंग फ्रॉम, जो है अगर हम एनुअल देखें तो 1,24,842 था 2022-23 में, जो कि अब है आपका 1,41,000 अराउंड 2023-24 के अंदर, सिग्नलिंग इंप्रूव्ड वेज लेवल। और अगर हम इसको देखें, दिस ग्रोथ लेड टू 16.1% इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हुआ। एवरेज इन्वॉल्वमेंट पर हायर्ड वर्कर इज स्ट्रेंथनिंग द लेबर मार्केट बेटर काम कर रही है, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड योर ड्राइविंग द इकोनॉमिक डिमांड। और इसी तरह से ही ये आपका जो सर्वे है वो बोल रहा है रिजल्ट्स इन हाईलाइटिंग द नोटेबल लेबर मार्केट इंप्रूवमेंट of the non-agricultural unincorporated sector with higher workers, and यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2.95 करोड़ था 2022-23 से, अब 3.15 करोड़ जो है ये हेल्दी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आपकी दिखा रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ग्रोइंग फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर का डाटा। Now formalization of job market as reflected in payroll data, और इसको हम कहां से देखते हैं? From EPFO. What is EPFO? That is Employees Provident Fund Organization, indicated that government initiatives are helping foster greater economic formalization, because वहां पे उनकी सैलरी में से कुछ अमाउंट काट के उनकी प्रोविडेंट फंड में डाली जाती है, जिससे कि इनफैक्ट पूरा का पूरा डाटा हमें पता लगता है कि जितने भी आपके इनफॉर्मल सेक्टर है वो सारे फॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं, प्लस इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव है बहुत सारे, गवर्नमेंट भी जो है वो एडिशनल पैसा इसके अंदर डालती है। Now that additional to EPFO subscriptions have more than doubled, ये बढ़ी हैं, डबल तक गई हैं, rising from 61 लाख इन अगर FY19 में थी, अब ये 131 लाख हो गई है आपकी तब तक 2024 के फिस्कल ईयर तक। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ्स में ही अगर हम देखें वहां पे भी क्यूमुलेटिव नेट एडिशंस हुई हैं EPFO अकाउंट में 95.6 लाख, मार्किंग अ 3% ऑफ ईयर टू ईयर इंक्रीज कंपेयर टू दैट ऑफ 92.9 लाख रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर। And EPFO membership stands for at your 32.7 crore as of March 2024 compared to 29.9 crore as of March 2023। इसी के लिए ही अलग से स्पेसिफिकली ई श्रम पोर्टल भी चलाया जा रहा है, and it was launched by Ministry of Labour and Employment on 26th of August 2021 to recognize your unorganized informal sector, right? The portal helps register and support unorganized workers by providing them with your UAN. What is this? That is Universal Account Number, and for the creation of a comprehensive national database of unorganized workers. So as of 31st December 2024, यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि over 30.51 crore unorganized workers have already registered to this on this Shram portal. And इसके अंदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड मैप्ड विद ई-श्रम। दीज इंक्लूड कौन-कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर, देन आत्मनिर्भर निधि, पीएम आवास योजना अर्बन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके अलावा एमजी नरेगा, ये सारी स्कीम्स भी वहां पे इंटीग्रेट की गई हैं ताकि वो सब तक आसानी से पहुंच पाए। अब फर्दर बात कर रहे हैं जॉब क्रिएशन, एक्शन टुवर्ड्स एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नाउ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 स्पेसिफिकली, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इस पे अलग से क्वेश्चन बनता है, इज वन ऑफ द 4 लेबर कोड्स इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। Now the code provides for the framing of suitable social security measures, उनको प्रॉपर्ली उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बनाए जाए, एंड फॉर खास करके गिग वर्कर्स जो आपके जो नॉन परमानेंट सेक्टर है, राइट, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? गिग वर्कर्स, जो पार्ट टाइम काम करते हैं, जैसे कि आपके फूड डिलीवरी बॉयज एंड ऑल, ठीक है, ये सारा गिग वर्किंग आता है। सो उसको लेके भी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ताकि इनको कहीं भी एक्सप्लॉइट ना कर सके। एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर दिया जाए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स हो, ओल्ड एज प्रोटेक्शन वगैरह हो। एंड द कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड टू फाइनेंस द वेलफेयर स्कीम्स, इनके लिए अलग से वेलफेयर स्कीम्स की भी बात होनी चाहिए। अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल हम इसके बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी थ्योरेटिकली हमारे लिए अवेलेबल है वहां से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यू हैव टू मार्क इट अप, और आपको लर्न करके कुछ बनना पड़ेगा ताकि फिर आप जो है वो करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे सकें, अच्छे से जो है वो अपना काम कर सकें। सो फिलहाल ये मत चेक कीजिएगा कि ये सब ऑलरेडी कहाँ एप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है,
हम मान के चलेंगे कि ये सब कुछ जो है ऑलरेडी चीजें इंप्लीकेट हो रही है। Now, to create a universal social security system for all Indian, especially poor and underprivileged, government launched 2 social security schemes. कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑन पैन इंडिया बेसिस 2015 से आपकी ये ऑलरेडी चल रही है। ड्राइविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी को लेके बात करें तो अकॉर्डिंग टू योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी इन शॉर्ट, India's digital economy is projected to surpass जो है आपका USD 1 ट्रिलियन, तो ये $1 ट्रिलियन सरपास कर देंगे हम 2025 तक। ये डिजिटलाइजेशन की वजह से होगा। The digital economy has significantly broadened job opportunities, obviously बढ़ी है, encompassing roles from delivery personnel, cab drivers and beauty professionals to software engineers and data analysts. तो इतनी सारी jobs जो है further increase हुई है। And then hyper local services platform have revolutionized the job landscape in transportation, food delivery, home services industry. These platforms have created flexible employment. इससे और क्या फायदा है? पार्ट टाइम में भी आप काम कर सकते हो। Options by leveraging technology while transforming traditional services sector into digitally driven ecosystem में हम convert करते हैं। According to NITI Aayog, gig workforce is projected to reach very important data 23.5 crore by 2029-30, comprising 66.7%, 6.7% जो है of the non-agricultural workforce and 4.1% of total livelihood, reshaping the labor market। तो पूरी gig economy आपकी reshape कर रही है labor market को। इसके ऊपर already मेंस IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी PCS में मेंस में आपका क्वेश्चन बनता है, राइट? ध्यान से इसका डेटा आप लर्न करो और इनफैक्ट योर यूपीएससी मेंस फिर से इस क्वेश्चन की नेचर चेंज करके आपको पूछ सकते हैं। तो ये गिग इकोनॉमी कैसे बेटर कर रही है? एंड इट इज प्रोलिफरेटिंग फ्यूल्ड बाय प्लेटफॉर्माइजेशन एंड रिमोट वर्क। तो ये डिजिटल सिस्टम से बढ़िया हुआ है। नाउ बिल्डिंग अ ग्रीन वर्कफोर्स, जॉब क्रिएशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। Now, economic survey कह रहा है the impact of climate change and green transition on the job landscape is also there. The efforts to mitigate the impact of climate change by adopting green technology and transitioning to greener energy alternatives are expected to witness a strong job creation effect. इन सबसे जॉब क्रिएशन भी हमारी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू 2024 एनुअल रिव्यू बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया रीच्ड एन एस्टिमेटेड 1.02 मिलियन इन 2023। तो ग्रीन सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने की वजह से जॉब्स भी बढ़ी है, इससे हमारी जॉब क्रिएशन भी हुई है। देन हाइड्रो पावर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर in India's renewable sector, very important data for PRI also, providing approximately 4,53,000 jobs, accounting for 20% of the global total ranking, second only to China, right? तो इतना सारा जो है ये सेक्टर हमारा हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सेकंड है पूरे वर्ल्ड में। इसके अंदर शेयर ऑफ जॉब्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आपको दिया गया है, तो सबसे ज्यादा हमें जैसे यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रो पावर में, उसके बाद है आपका जैसे कि सोलर फोटोवोल्टिक के अंदर, देन बायोगैस है, फिर सोलर बायोमास है, फिर विंड पावर है, राइट? देन लिक्विड जो है बायोफ्यूल्स एंड देन सोलर हीटिंग। सो इस तरह से आपके रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर कैसे कैसे सबसे ज्यादा उससे कम उसके अंदर कितने सेक्टर्स में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस डाटा को आप थोड़ा लर्न करना। और इसके साथ ही इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स तो हम कराते ही हैं। इसके अंदर इंडिया हैज डायस्पोरा पॉपुलेशन ऑफ 32 मिलियन अप फ्रॉम 18 मिलियन 2020 के अंदर, मेकिंग हर वन ऑफ द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट डायस्पोरा ग्लोबली, ठीक है? एंड देयर इज लाइकली टू बी डिमांड फॉर 97 मिलियन न्यू जॉब्स वर्ल्ड वाइड बाय 2025। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे। एंड कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर? हेल्थ, कंस्ट्रक्शन, आईटी, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा बिकॉज अभी दुनिया थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सर्वे के रेफरेंस से आपको अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा आप इस डाटा को ध्यान में रखना, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और बहुत छोटा सा मैंने आपको कंसाइज करके दे दिया ये चैप्टर, जितना हमें चाहिए था उतना मैंने आपको कवर करके दे दिया है, राइट? अदरवाइज इट्स बीन सो कंफ्यूजिंग, आप खुद से तैयार नहीं कर सकते, बट प्लीज इसको अच्छे से लर्न करो, इसको छोड़ के मत जाना। और आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी पता ही है ऑलरेडी, मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस नाम पे जो चैनल है वहां पे मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपीज भी साथ ही प्रोवाइड करती हूँ। तो अच्छे से
लर्न करिए, कंटिन्यू करिए अपनी जर्नी को, और बहुत जल्दी ही वैसे भी हमारा इकोनॉमिक सर्वे खत्म होने वाला है। उसके बाद बजट के साथ डील करेंगे और फिर इसके साथ एमसीक्यूज, और अगर आपकी डिमांड होगी तो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसकी भी मैं डिस्कशन करवा दूंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। एंड मुझे हमेशा इंतजार रहता है अबाउट योर फीडबैक, तो आप अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, जहां पे कि आपका कमेंट सेक्शन है, वहां पे आपको कैसा लग रहा है ये एफर्ट, और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं वो सब आप वहां पे जरूर लिख दीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।